सभी को मेरा नमस्कार। आज बेटा हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन हमें अच्छे से समझ में आए इसलिए हम घटनाक्रम को तिथियों के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और याद करने में भी आसानी होगी। पहले तो बेटा जो हम पढ़ रहे थे वो भारत, उस टाइम पे एक भारत था, ना पाकिस्तान था अलग से, ना बांग्लादेश। तो जो पाकिस्तान अब का पाकिस्तान है और बांग्लादेश है वो सब भारत में ही है। तो जहाँ पे भी मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रयोग करूंगी उसका मतलब आपको इस भारत से लेना है। सबसे पहले 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। ये एक रिटायर अंग्रेज A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य था वो ये था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे अंग्रेजों का जो शासन था भारत में वो समाप्त तो नहीं हुआ, पर उसकी जड़ें जरूर भारत से उसकी हिल गई थी। इसलिए अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि भारत में कोई ऐसे बड़ा स्तर पर विद्रोह हो, इसलिए वो भारतीय जनता को एक मंच प्रदान करना चाहते थे जहाँ पे भारतीय जनता का गुस्सा धीरे धीरे निकलता रहे। एक तरह से जैसे कि प्रेशर कुकर में सीटी आके उसकी गैस बाहर निकल जाती है धीरे धीरे और उसका फटने का डर नहीं रहता, ऐसे ही उन्होंने भारतीय जनता को कांग्रेस की एक मंच प्रदान कर दिया था ताकि भारतीय जनता का गुस्सा एक विस्फोटक रूप में बाहर ना आए। भारतीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था बेटा वो पुणे में होना था, पर वहाँ पे प्लेग फैला हुआ था, इस कारण वहाँ पे अधिवेशन होना संभव नहीं था। इसलिए इस अधिवेशन का आयोजन मुंबई में किया गया। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये संपन्न किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। प्रारंभ में कांग्रेस का नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, परंतु कुछ समय के बाद दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल दिया गया और राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रख दिया गया। इस समय बेटा जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय। और जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, H. सुब्रमण्यम अय्यर, P. आनंद चारुत, दिनसा वाचा, गोपाल गणेश आगकर, G. सुब्रमण्यम अय्यर और योगेश चंद्र बनर्जी आदि प्रमुख भारतीय नेता थे जिन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। और प्रथम अधिवेशन में जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ही बने थे। कांग्रेस की स्थापना का जो औपचारिक उद्देश्य बताया गया वो ये बताया गया कि भारत के सभी नेताओं को और सभी जात पात धर्म के सभी नेताओं को एकजुट करना और एक मंच पे लाना था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ जिसमें लगभग 450 नेताओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन के समय जितने भी नेता हुए हम उनको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, उदारवादी, उग्रवादी और क्रांतिकारी। पहले हम उदारवादी और उग्रवादी नेताओं को देख लेते हैं। ये दोनों कांग्रेस के ही नेता थे, उदारवादी भी और उग्रवादी भी। जो शुरुआत के दौर के नेता थे उनको उदारवादी कहा जाता है, जिसमें मुख्य नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इसमें से जो इनमें सबसे योग्य और प्रसिद्ध जो नेता थे वो दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इन्होंने भारत में ही नहीं भारत से बाहर भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जो भारतीयों के लिए वहाँ पे काम करती थी। और ये ब्रिटेन में जिसका जो अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे ये वहाँ की ही असेंबली में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने और वहाँ पे इन्होंने भारतीयों की मांग उठाई और वहाँ पे उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। जो आर्थिक निकासी या धन निष्कासन का जो भी सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा ही दिया गया है। पहले हम कांग्रेस के जो नरम दल का समय था 1885 से 1905 तक का, उसमें जो भी उनकी रणनीति थी वो इस तरह थी कि धीरे धीरे भारत में सुधार लाया जाए। उस समय उनके मन में कोई ऐसी धारणा नहीं थी कि भारत को स्वतंत्रता दिलाए जाने का कोई उनका प्लान नहीं था।
वे चाहते थे कि भारत में धीरे धीरे सुधार हो और जो सरकार व प्रशासन है उसमें भारतीयों को उच्च पद प्राप्त हो। सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं हैं वो भारतीयों के लिए भी आयोजित की जाए। पहले क्या था कि जिनको भारत में ही सिविल सर्विस के रूप में कार्य करना था, पर वो उनकी परीक्षा कहाँ होती थी, इंग्लैंड में। तो इन्होंने मांग रखी कि जो भी भाई सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता है उनके लिए भी जो परीक्षा की जाए वो भारत में ही की जाए। और दूसरा, उन्हें जो भू राजस्व जो कि कृषि के लिए कर दिया जाना पड़ता था वो कम किया जाए। भारतीय उद्योगों के विकास के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों को में परिवर्तन किए जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी वो अंग्रेज़ों की जो भी नीतियाँ थी वो इस तरह थी कि जो भारतीय उद्योग धंधे हैं वो पनप ही ना पाए। प्रशासन और सेना में होने वाले अत्यधिक खर्च का विरोध, अर्थात जो अंग्रेज़ थे वो अपनी सेना और अपने रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करते थे, उसका इन्होंने विरोध किया। भारतीय धन जो अंग्रेज़ जो भारत से धन विदेश में भेजते थे इंग्लैंड में, उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि लोक कल्याण की योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि लोगों को आर्थिक मदद मिल सके। और इन्होंने यहाँ की जो शिक्षा थी उसके प्रसार के लिए भी उन्होंने भारतीयों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिए जाने के लिए प्रस्ताव पास किए। धीरे धीरे क्या हुआ कि 19 सदी के अंत तक आते आते अंग्रेज़ों की जो भी कार्रवाइयाँ थी वो भारतीयों को दबाने के लिए तेज हो गई। तो इसके लिए कांग्रेस के अंदर से ही कुछ नेताओं ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, वो भी सख्त लहजे में। तो जो लॉर्ड कर्जन था उस समय पर यहाँ पे उन्होंने घोषणा की कि भारतीय महत्वपूर्ण पदों को संभालने के योग्य ही नहीं हैं। इससे जो भारतीय नेता थे उनके आत्मसम्मान को काफ़ी ठेस पहुंचा और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना सख्त रवैया स्थापित किया। जब अंग्रेज़ों को कांग्रेस के अंदर से ही अपने खिलाफ आवाज़ें आने लगी तो उन्होंने कहा लॉर्ड कर्जन ने कि इसको नष्ट कर देना चाहिए, और लॉर्ड कर्जन ने ही फूट डालो और शासन की नीति को अपनाया। कांग्रेस में जो दूसरा उग्रवादी चरण नेताओं का शुरू हुआ, वो उसमें जो मुख्य नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। उग्रवादी कहे या गरम दल की विचारधारा वो 1905 से 1920 तक विशेष प्रभाव में रही। जो ये गरमपंथियों का उदय हुआ ये बेटा उदारवादियों की असफलता के कारण उनकी जो रणनीतियाँ थी वो सफल नहीं हो सकी। मैं ये तो नहीं कहूँ कि उदारवादियों की जो नीतियाँ थी वो बिल्कुल गलत थी, नहीं, उस समय पर भारत में जो भी स्थिति थी उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं सही थे, क्योंकि एकदम से अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता था। अगर वो एकदम से विरोध करते तो वो उसको दबा देते, पर जो भी उन्होंने रणनीतियाँ बनाई अपनी वो सफल नहीं हो सकी, जिससे उनके बीच में से ही जो गरम विचारधारा वाले नेता थे उनका मानना था कि ये प्रार्थना पत्र देने से नहीं मानेंगे। इसके साथ ही उस समय पर कुछ वैश्विक भी ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि भारतीयों का मनोबल बढ़ा। दूसरी जो बड़ी घटना है वो है 1905 में बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में वायसराय कर्जन द्वारा की गई थी। इस विभाजन का जो मुख्य कारण था वो ये था कि बंगाल एक बड़ा प्रांत था, जिसके कारण अंग्रेज़ों को प्रशासनिक रूप से वहाँ पे कार्य करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसलिए वो उसको 2 भागों में विभाजित करके वहाँ पे कार्य करना चाहते थे। पर उन्होंने इस फूट डालो नीति के तहत क्या किया कि उन्होंने धर्म के आधार पर इसको विभाजित करने की निर्णय लिया, और ऐसा ही उन्होंने किया भी। 16 अक्टूबर 1905 को ये जो बंगाल विभाजन का निर्णय था ये लागू हो गया। इस विभाजन का पूरे देश में विरोध हुआ था। पहले एक बार देख लेते हैं कि उस समय का बंगाल कैसा था। उस समय के बंगाल में बेटा देखो, पहले जो अब का पश्चिम बंगाल है ये पूर्वी बंगाल
पूर्वी बंगाल बांग्लादेश को और असम के हिस्से को कहा गया था। असम के हिस्से में जो अब का पूर्व का जो पूरा भारत है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ये सब उसी में सम्मिलित है। उस समय पर ऐसा था बंगाल का जो रूप था। तो देखो काफ़ी बड़ा है बंगाल उस समय पर। देखो जो अब का आपको बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सभी मिलके पहले एक ही प्रांत थे जो कि बंगाल था। ठीक है, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में हिंदू, जिसमें हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी, वो थी बंगाल था, बिहार व उड़ीसा, जो अब के हमारे देश के बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, वो सब थे। और पूर्वी बंगाल में असम, जो मुस्लिम संख्या ज़्यादा थी वहाँ पे, तो उसको पूर्वी बंगाल का नाम दिया गया था। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अलग अलग नेताओं ने इस पर टिप्पणी की, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको कहा कि ये हमारे ऊपर एक ब्रज की तरह गिरा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि यह निर्मम भूल है। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर यह दिन जन एकता, मैत्री दिवस, राखी दिवस आदि उससे मनाया गया। और अंग्रेज़ों के इस निर्णय के विरोध में भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ। इसमें क्या था बेटा कि जो स्वदेशी वस्तुएं थी उनका लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया, और जो बाहर से आई हुई वस्तुएं थी जो भारत में नहीं बनी हुई थी उनका बहिष्कार किया, और उनकी उस सामान की जगह जगह पर इकट्ठा करके होली जलाई जाने लगी। और जो भारतीय महिलाएं थी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। उन्होंने विदेशी दारू की दुकानों पर, सरकारी जो शराब की दुकानें थी उनके आगे महिलाओं ने धरने दिए, और जो सरकारी स्कूल या कॉलेज थे उनमें छात्रों ने जाना बंद कर दिया। स्वदेशी आंदोलन के बारे में ये मुख्य बात है कि ये ऐसा आंदोलन था जो महात्मा गांधी के आने से पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, जहाँ पर बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसके विपरीत लॉर्ड कर्जन के मार्गदर्शन व प्रेरणा से प्रेरित होकर सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन के समर्थन में आंदोलन किया। 30 सितंबर 1906 ईस्वी को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? सलीमुल्लाह खान और सर आगा खान। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वो जिन्ना ने की। नहीं, जिन्ना ने नहीं की थी। जिन्ना तो बल्कि शुरुआत में इसके विरोध में था। मुस्लिम लीग का जो इन्होंने अपने लीग का संविधान बनाया वो 1907 में बनाया गया कराची में, और जो इसकी पहली बैठक हुई थी वो 1908 में हुई थी अमृतसर में। मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेज़ों की जो फूट डालो और राज करो की नीति के तहत एक बड़ी उपलब्धि थी। मुस्लिम लीग के जो मुख्य उद्देश्य थे वो मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना था। 1907 से 1909 ईस्वी के बीच मुस्लिम लीग का जो प्रमुख कार्यक्रम अपनी स्थिति को मजबूत करना, पृथक निर्वाचन मंडल के लिए संघर्ष करना था। मतलब वो मुसलमानों के लिए चाहते थे कि एक अलग निर्वाचन मंडल हो, हिंदुओं के साथ उनका निर्वाचन ना हो। इसका मतलब ये है कि बेटा कि जो वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही प्रतिनिधि खड़े हों और सिर्फ मुसलमान ही उनको वोट डालें। 1908 ईस्वी में जो अमृतसर का इनका अधिवेशन हुआ था, इसमें निर्वाचन मंडल की अलग से मांग की गई इन्होंने, और 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा इसको प्रदान भी किया गया, क्योंकि अंग्रेज़ तो चाहते थे कि भारत अलग अलग पंथों में विभाजित होकर कमज़ोर हो जाए और कोई बड़ा संगठित राष्ट्रीय आंदोलन ना हो। 1907 में कांग्रेस का विभाजन। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया।
सूरत ये यहाँ पे अधिवेशन हुआ था जब कांग्रेस के बीच ही फूट पड़ गई और कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच में। इस विभाजन के समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वो रास बिहारी था और उस समय 1907 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के ऊपर ही जो तत्कालीन कारण था वो यही था इनके विभाजन का कि जो गर्मपंथी थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि नरमपंथी रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। कांग्रेस में विभाजन होने के बाद देश में गर्मपंथियों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगा था और गर्मपंथी नेताओं का जो लोगों पर असर था वो ज़्यादा होने लगा था। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। ये एक क्रांतिकारी थे। मामला ये था कि कलकत्ता की प्रेसिडेंसी अलीपुर में एक मजिस्ट्रेट हुआ करता था, किंग्सफोर्ड। वो क्या करता था कि जो क्रांतिकारी होते थे उनको छोटी छोटी बातों पर ही सख्त सज़ा दिया करता था। तो क्रांतिकारियों ने उसको सबक सिखाने के लिए सोचा, तो इसका जिम्मा उठाया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। 29 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड अपनी पत्नी व अपने दोस्त व उसकी पत्नी के साथ खेलने आया था क्लब में। तो उन्होंने योजना बनाई थी कि जैसे ही बाहर उसकी बग्गी आएगी वो उस पर बम फेंक देंगे। रात के लगभग 8:30 बजे 2 बग्गियाँ बाहर आई, उसमें से एक पर उन्होंने बम फेंक दिया जो कि उनको लगा था कि ये किंग्सफोर्ड की बग्गी है, पर वो गलती से या उसका सौभाग्य कहो किंग्सफोर्ड का कि वो उस बग्गी में नहीं था। इसी मामले में 13 जून 1908 को खुदीराम बोस को जज ने फांसी की सज़ा सुनाई और 11 अगस्त 1908 की सुबह 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। फिर 1916 में लखनऊ समझौता, इसमें दो बड़े समझौते हुए थे। एक तो जो 1907 में कांग्रेस के अंदर ही दो गुटों में विभाजन हो गया था, वो एक हो गई कांग्रेस दोबारा से, अर्थात जो गर्म दल और नरम दल थे वो वापस एक कांग्रेस में गठित हो गए। और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंतर्गत हुआ जो दिसंबर 1916 में हुआ था। इसके अंतर्गत उन्होंने राजनीतिक क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में समझौता किया। लखनऊ यहाँ पे है और ये समझौता यहीं पे हुआ था जो कि लखनऊ समझौता 1916 के नाम से प्रसिद्ध है। इन समझौते को करवाने में एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक की विशेष भूमिका रही। फिर 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की गई, या कहे कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई। 23 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। वह सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इनका दोनों का उद्देश्य एक ही था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। इन्होंने ये आंदोलन अलग अलग चलाए पर दोनों का उद्देश्य एक ही था। दोनों ने आंदोलन का जो संचालन था वो अलग अलग जगह किया पर इनका उद्देश्य एक ही था। इस आंदोलन के अंतर्गत इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया।